चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, ट्राइंगल्स। देखो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा कुछ लिखने विखने का नहीं है, बहुत सारा चीज सिर्फ समझने का है, ठीक है। और आज का क्लास आप ऐसा समझो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा इस चैप्टर का, और ना ही सिर्फ इस चैप्टर का, पूरे ज्योमेट्री का। जो भी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक है, वो टॉपिक आप समझिए कि क्लास 9 के ज्योमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब वो टॉपिक हमको इस चैप्टर में भी यूज में आएगा। आगे चल के क्वाड्रिलेटर्स बोल के बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, लाइक 1 मंथ के आसपास लगता है उसको खत्म करने में। उस चैप्टर के भी लगभग हर क्वेश्चन में बार बार जो आज का समझाया हुआ आइडिया है वो रिपीटेडली यूज होगा। आगे चल के एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे सर्कल्स, उसमें भी आप समझिए कि इसका यूज होता जाएगा। और इवन आप आगे चल के कोई भी चीज का प्रिपरेशन करते हैं तो ट्राइंगल्स का जो ये वाला टॉपिक है ना, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको हर जगह हर बार चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, बहुत अच्छे से आज की क्लास को जो है वो आप समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स क्या होता है आपके हिसाब से? ट्राइंगल्स मेरे ख्याल में ऐसा दिखने वाला कोई भी एक फिगर, इसको क्या बोल सकते हैं आप? ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का डेफिनेशन वैसे टेक्निकली हम लोग बोलेंगे कि एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ट्राइंगल। रिपीट करो मेरे साथ, क्या बोलोगे बताओ? एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर विल बी कॉल्ड वाज ट्राइंगल। अभी ट्राइंगल के अंदर में देखो, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी, तो 6 मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी एक ट्राइंगल के पास। 3 तो होता है उसका एंगल, अब देखना ध्यान से, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और 3 होता है उसका साइड, ए बी, बी सी और ए सी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 क्या होता है उसके पास में? एंगल। और 3 क्या होता है उसके पास में? साइड। अगर ऐसा कोई ट्राइंगल आपको दिखाया जाएगा तो एंगल ए एक एंगल हो गया, एंगल बी दूसरा एंगल हो गया, और एंगल सी क्या हो गया? तीसरा एंगल। और साइड ए बी आपका एक साइड हो गया, बी सी आपका दूसरा साइड हो गया, और सी ए आपका तीसरा साइड हो गया, ठीक है। देखो इस चीज को देखो, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इन अ प्लेन इज कॉल्ड ट्राइंगल। समझा दिया मैंने आपको। एवरी ट्राइंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ये चीज भी समझ लिया हमने। अगर ट्राइंगल का नाम हमारा एबीसी है तो एंगल्स का नाम क्या क्या होगा बताओ? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साइड्स का नाम क्या क्या होगा हम लोग के लिए? ए बी, बी सी और सी। इसमें एंगल्स से एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोग जानते भी हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम टोटल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। इसको क्या बोला जाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एक एक करके मैं नाम बोलता जाता हूं और आपको उसका जो क्वालिटी है वो भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहला नाम आता है एक्यूट ट्राइंगल। क्या नाम है बताओ? एक्यूट ट्राइंगल ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसका सारा इंटरनल एंगल इंडिविजुअली 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से क्या हो? कम। उस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट के बाद में आता है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एग्जैक्टली एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। राइट ट्राइंगल के बाद में आता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या था? ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से कम और 90 से ज्यादा हो। तो किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर में अगर कोई भी एक एंगल का वैल्यू, कोई भी एक इंटरनल एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्लियर है मेरे ख्याल में? ऑब्ट्यूज के बाद में आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या मीनिंग है इसका? ऐसा ट्राइंगल जिनका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और जिनका तीनों एंगल भी इक्वल हो, लेकिन एंगल का फिक्स वैल्यू है। एंगल का वैल्यू कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो और जिसका तीनों एंगल इक्वल हो। तीनों साइड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट में बी 4 सेंटीमीटर ईच, इट में बी 5 सेंटीमीटर ईच, इट में बी 10 सेंटीमीटर ईच, लेकिन सारा एंगल का वैल्यू एक्जैक्टली कितना कितना होना चाहिए? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल के बाद में आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसका या तो दो एंगल इक्वल हो और या फिर दो साइड इक्वल हो, उस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। डेफिनेशन पढ़ो आप लोग। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल और टू एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड एज व्हाट? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, एक बार आज थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास में कोई ट्राइंगल है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। जिसका नाम है मान लो ए बी सी, और किसी ने आपको बता दिया कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी।
तो ऑब्वियसली आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसको क्या बोलने लग जाओगे, आइसोसेलेस तो बोल ही दोगे, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर ए बी साइड का लेंथ इज इक्वल विथ ए सी साइड का लेंथ, तो आपको समझना है कि ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, सी, एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन है, एंगल बी। ये लोग भी आपस में क्या होगा, इक्वल, ठीक है। If two sides of a triangle are equal, then the triangle will be called as what? Isosceles triangle. And the angles standing opposite to those sides, उन साइड के ऑपोजिट पोजीशन पे आने वाले एंगल्स का वैल्यू भी आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, तो AB के ऑपोजिट वाला एंगल कौन, C, और AC के ऑपोजिट वाला एंगल कौन, B, वो लोग भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि ट्राइंगल का नाम मैं ऐसे ले लूं रैंडमली PQR, और कोई मेरे से कह दे कि एंगल Q का वैल्यू इज इक्वल्स टू एंगल R का वैल्यू, तो इतने के बेसिस पर आई कैन से कि ट्राइंगल कैसा हो जाएगा मेरे लिए, आइसोसेलेस, ठीक है। और यहां पर भी एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R इन द ट्राइंगल PQR, तो एंगल Q के ऑपोजिट वाला साइड PR विल बी इक्वल टू एंगल R के ऑपोजिट वाला साइड PQ, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो भी आइसोसेलेस होगा, और उन दोनों साइड के ऑपोजिट वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। सिमिलरली दो एंगल इक्वल है तो भी आइसोसेलेस होगा, और इस सिचुएशन में इस एंगल के ऑपोजिट पोजीशन वाला साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद में आता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या मीनिंग है इसका, ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो, अलग थलग, और तीनों एंगल भी आपस में अलग अलग। क्लियर मेरे ख्याल में। ओके, स्केलेन ट्राइंगल के बाद में कुछ स्पेशल लाइंस है ट्राइंगल से एसोसिएटेड, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब देखो बात करेंगे हम लोग स्पेशल लाइंस एसोसिएटेड विथ ट्राइंगल्स। ध्यान से सुनते जाना। सपोज करो कि एक ट्राइंगल ऐसा है और एक ट्राइंगल ना मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहला एक वर्ड है जिसका नाम है मीडियन। क्या नाम है बताओ, मीडियन। मीडियन का मतलब हो गया कि लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। अगर ऐसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस या इक्विलेटरल टाइप, तो आपको वो लाइन इस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। और मीडियन का प्रॉपर्टी या डेफिनेशन है लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स विथ द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स विथ द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। इसमें आपको ना कि 90 डिग्री का भी फील दे रहा होगा, लेकिन अगर इस टाइप का ट्राइंगल आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मीडियन का मतलब क्या है। मीडियन देखो ऐसा कुछ होगा, आ रहा है समझ, ऐसा बीसी का मिड पॉइंट डी, मतलब बीडी का लेंथ और डीसी का लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कभी कभी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो आपको परपेंडिकुलर जैसा भी दिखाई दे सकता है, लेकिन एक्चुअली मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर होगा बोल के जरूरी नहीं। मीडियन का प्रॉपर्टी है लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। इन इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इट माइट ऑल्सो अपीयर परपेंडिकुलर, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। मीडियन का डेफिनेशन बताओ फिर से, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। फिर से रिपीट करो, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। एक ट्राइंगल के पास में कितना मीडियन बनाने का स्कोप है, 3, और तीनों मीडियन का एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा। आप ये वाले फोटो में देख सकते, देखिए एक ट्राइंगल, 3 मीडियन AD BE CF, और तीनों मीडियन का एक कॉमन पॉइंट होगा, उसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं बताओ, सेंट्रॉइड, और जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर G। चलेगा, एक बार मेरे को फिर से दोबारा समझाओ आप मीडियन का मीनिंग। लाइन ज्वाइनिंग vertex of the triangle with the midpoint of the opposite side is called median। फिर how many medians can a triangle have, 3। देख सकते हैं ये वाला, ऐसा और एक ऐसा, तीनों मीडियन का एक कॉमन पॉइंट होगा, क्या बोला जाता है उसको, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। चलेगा, मीडियन के बाद में अगला शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ऑल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर ड्रॉप
from the vertex of the triangle on the opposite side. Perpendicular drop on the vertex of the triangle from the opposite side. अब कभी कभी आपको लग सकता है कि सर परपेंडिकुलर बनाया लेकिन ये तो मिड पॉइंट पे भी हिट कर रहा होगा, तो हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में और इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन वाला लाइन और ऑल्टीट्यूड वाला लाइन सेम होता है. सेम ही लाइन एक्ट्स एज मीडियन एंड एज ऑल्टीट्यूड बोथ, इसीलिए यहां पर इतना क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा. लेकिन यही ऑल्टीट्यूड का बात आप अगर मान लो कि इस वाले ट्राइंगल में करोगे ना, तो मीडियन आपका ऐसा टेढ़ा सा आया था, ये वाला चीज था आपका मीडियन, मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन करने वाला आदमी, और ऑल्टीट्यूड जो है वो ऐसा आएगा आपका, देख 90 डिग्री वाला, मतलब ऐसा आपका मीडियन आएगा और ऐसा आपका क्या आएगा, ऑल्टीट्यूड आएगा. एक बार ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन बताओ सब लोग हमको. परपेंडिकुलर ड्रॉप, ऐसे बोलना, वो परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ऑन द ऑपोजिट साइड. फिर से रिपीट करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द ऑपोजिट साइड विल बी कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड. मीडियन का प्रॉपर्टी है कि वो ऑपोजिट साइड को जहां जाके हिट करेगा ना, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए. और ऑल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी है कि मिड पॉइंट पे हिट करे, ऐसा नेसेसरी नहीं है. ऑल्टीट्यूड के लिए वो जहां हिट करेगा वहां पे बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. वहां वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. एक ट्राइंगल के पास में कितना मीडियन बनाने का स्कोप था, तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते थे, सेंट्रॉइड. उसी तरीके से एक ट्राइंगल के पास में कितना ऑल्टीट्यूड बनाने का स्कोप है, तीनों ऑल्टीट्यूड का फिर से कोई मीटिंग पॉइंट होगा, उस मीटिंग पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर. क्या बोलते हैं बताओ, ऑर्थो सेंटर. मीडियन के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, और ऑल्टीट्यूड वाले को, ये है वर्ड आप, ऑर्थो सेंटर. ठीक है, आप यहां इस फोटो में देख सकते कि ट्राइंगल होगा इस टाइप से आपके पास में, एक ऑल्टीट्यूड, दो ऑल्टीट्यूड, तीन ऑल्टीट्यूड, तीनों ऑल्टीट्यूड का कॉमन मीटिंग पॉइंट, उसको क्या बोलना है आपको, ऑर्थो सेंटर. क्लियर मेरे ख्याल में. मीडियन एक बार और रिपीट करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. क्या बोलेंगे उसको, मीडियन. हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव, 3. तीनों का मीटिंग पॉइंट सेंट्रॉइड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, perpendicular dropped from vertex on the opposite side. Perpendicular dropped from vertex to the opposite side will be called as altitude. How many altitudes can you draw in a triangle, 3. मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ऑर्थोसेंट. क्लियर मेरे ख्याल में. फिर एक तीसरा कैटेगरी का लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. अब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इसका प्रॉपर्टी है कि ये जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, जिस वर्टेक्स से ये स्टार्ट होगा, उस वर्टेक्स के पूरे कंप्लीट एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. ठीक है, और वापस से यहां बनाया तो मैंने एंगल बाइसेक्टर है, बट यू माइट से कि सर ये तो हमको देखने में मीडियन जैसा दिख रहा है, या तो ये हमको देखने में किसके जैसा दिख रहा है, ऑल्टीट्यूड जैसा दिख रहा है. लेकिन अगेन आई विल से कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब एक जैसा ही दिखता है. सेम ही लाइन है जो ऑल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव करेगा, मीडियन की तरह भी बिहेव करेगा और एंगल बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा. लेकिन वापस से जब आप इस ट्राइंगल में देखोगे ना उस चीज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी. इसमें भी प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि लाइन शुरू तो यहां से होगा, हो सकता है कि मिड पॉइंट पे हिट करेगा, हो सकता है कि नहीं हिट करेगा, लेकिन मेन प्रॉपर्टी कि इस एंगल को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. चलेगा, बताओ तो एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग, लाइन दैट डिवाइड्स, बोलो, रिपीट करो, बोलो, लाइन दैट डिवाइड्स एंगल एट द वर्टेक्स into two equal parts. फिर से बोल, line that divides angle at the vertex into two equal parts is called angle bisector. वापस से एक ही ट्राइंगल में कितना एंगल बाइसेक्टर का स्कोप होना चाहिए, 3. और तीनों एंगल बाइसेक्टर के फिर से एक मीटिंग पॉइंट होगा, ये वाला, और उसको बोला जाएगा इनसेंटर. क्या बोलेंगे बताओ, इनसेंटर. एक बार फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स करना. मीडियन का मीटिंग पॉइंट सेंट्रॉइड, ऑल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट, और एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट. क्लियर मेरे ख्याल में. बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से. फिर अगला डेफिनेशन, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ध्यान से सुनते जाना, ठीक है. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स.
आप देखो समझते हैं फिर फाइनली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कोई भी दो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप एंड साइज दोनों एग्जैक्टली सेम हो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अभी जैसे कैरम का कॉइन ले लो आप, तो कोई भी दो कॉइन को अगर उठाओगे और मान लो कि ठीक ठाक ढंग की कंपनी से मान लो कि खरीद के उसको लाए हो, वैसे कोई मान लो कि लोकल कुछ होगा तो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन अच्छा ब्रांडेड लाओगे तो मतलब छोटा बड़ा नहीं होता, सारा एकदम देखने में साइज में जो है वो सेम होता है और शेप में भी जो है वो सेम होता है। फिर किसी अच्छी कंपनी के बिस्कुट का पैकेट लेते हो और आप उसको ऐसे नहीं कि गुस्से में पहले पटक दिए फिर फाड़ के उसमें से निकाल के खा रहे हो, वैसा नहीं, बिना पटके उठ के सिचुएशन में यदि उसमें से दो चार पीस निकाल के आप देखोगे तो सारे का शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है जिनको हम क्या बोल सकते हैं बताओ, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, सो पढ़ो इस डेफिनेशन को थोड़ा जोर से। द फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो कोई भी ऐसा सामान जिसका शेप और साइज दोनों का दोनों सेम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर मेरे ख्याल। आगे बढ़ेंगे यहां से, अब अगला चीज हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट होने का बाकी फिगर्स के लिए जो डेफिनेशन है, जो सिचुएशन है, ट्राइंगल के लिए भी सेम। ट्राइंगल का कुछ अलग डेफिनेशन तो होगा नहीं। तो पढ़ो पहला लाइन पढ़ो क्या दिया हुआ, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ये है बेसिक डेफिनेशन कि कोई भी दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे, जब उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। अब साइज और शेप मैच होने से एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज होता है। आप देखिएगा ध्यान से, ये मेरा दोनों हाथ है और दोनों का साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, और साइज और शेप सेम होने के वजह से इफ आई प्लेस वन हैंड ओवर द अदर दे विल एग्जैक्टली ओवरलैप विथ वन अनदर। कोई भी आपको छोटा बड़ा वाला फील नहीं आए। आप लोग भी अपने हाथ को करके देख सकते हैं, यू विल फाइंड कि सेम सेम आएगा। किसी किसी का नहीं भी आता, जैसे ऋतिक रोशन, यहां से एक उंगली निकला हुआ रहता है तो उनका अलग रहता है। आदेश हाथ ऊपर उठाओ ऐसे, हाँ कर लो कोई बात नहीं। अभी देखना मेरा हाथ और आदेश का हाथ, इनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इस वजह से उठाओ। देखना कि एक प्रॉपर्टी है जो नहीं अप्लाई होगी, ओवरलैपिंग वाला। आ रहा बात समझ। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होगा बताओ प्लीज, सब लोग फोकस करो बताओ। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। आगे का लाइन ध्यान से पढ़ो, two congruent triangles can be overlapped on each other so as to cover each other exactly। ठीक है, अगर शेप और साइज दोनों सेम हुआ तो एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे जब आप प्लेस करोगे, ओवरलैप करोगे, दे विल कोइंसाइड या दे विल ओवरलैप एग्जैक्ट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है भी समझाऊंगा मैं थोड़ी देर। ठीक है, आगे आप देखो कि इफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ आर कॉन्ग्रुएंट देन वी राइट लाइक दिस। मतलब ये आप समझो कि कॉन्ग्रुएंट रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ये वाला। इसमें क्या होता है कि एक आप इक्वल साइन लेते हैं और एक आप इस टाइप से कुछ बना देते हैं। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, फिर एक ये बात आता है, जो भी ये ओवरलैप वाला मैं आपको बता रहा था ना कि ओवरलैप से कुछ बहुत खतरनाक हो जाएगा, उस चीज को हम यहां समझे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ। फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ। अब यहां देखो आप ध्यान से, मैं दो ट्राइंगल लूंगा एंड कोशिश करूंगा कि शेप और साइज सेम हो जाए इन दोनों का। होगा होगा बेटा, सब होगा, चाहने से क्या नहीं हो। देखिए यहां देखिए, और अब आप देख सकते हैं ये एक ऑरेंज है, ग्रीन है, अच्छे से ओवरलैप हो रहा। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि अगर ये लोग सच्ची में ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट? पक्का? ठीक है, एक का नाम सपोज करो कि मैं PQR दे देता हूं, PQR, और एक का नाम सपोज करो कि मैं XYZ दे देता हूं। ठीक है, और हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूं, मैं कोशिश करूं, तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर में अच्छे से आके ओवरलैप हो जा रहा है। चलेगा ना? पक्का? ठीक, अब कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सोच के बताना। अगर ये सच्ची में ओवरलैप हो जा रहा है, ठीक है, तो पहले आप ये देखो कि इस वाले ट्राइंगल का 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है बताओ। एंगल P, एंगल Q, एंगल R।
और साइड्स बताओ, पी क्यू, क्यू आर और क्या, आरपी या पीआर, कुछ भी कह सकते हैं। और इसका 6 कंपोनेंट क्या क्या होगा, एंगल एक्स, बोलो जोर से बोलो, एंगल एक्स, फिर एंगल वाई, फिर एंगल जेड, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड। अब लेकिन यदि ये ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग वाला गेम खेलेंगे हम लोग, तो क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये लोग को सच्ची में ओवरलैप करा दिया, अगर सच्ची में ये लोग ओवरलैप करा दिए तो एंगल पी का वैल्यू और वहां के एंगल एक्स का वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एंगल क्यू का वैल्यू और वहां के एंगल वाई का वैल्यू एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिमिलरली एंगल आर का वैल्यू और वहां के एंगल जेड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर यहाँ के पी क्यू का वैल्यू लेंथ का और वहां के एक्स वाई के लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यू आर का वैल्यू और वाई जेड का वैल्यू सेम होना चाहिए और पी आर का वैल्यू एक्स जेड के वैल्यू से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज समझ में आता है कि नहीं आता, चलेगा ये चीज। एक बात बस मैं और समझाना चाहता हूं, देखो आप ध्यान से। ओके, मान लो कि इसको मैं ऐसे उलट देता हूं, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। एक सेकंड रुकना, अगर उल्टा नहीं है, ठीक है ना, मतलब मान लो कि ये एक्स वाला पॉइंट है, उस केस में लाके ओवरलैप कराए तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा कि P इज ओवरलैपिंग विथ X, Q इज ओवरलैपिंग विथ Y एंड R इज ओवरलैपिंग विथ Z। लेकिन अगर इस ट्राइंगल का थोड़ा सा भी आप समझो कि ऐसे रोटेशन रोटेशन कर दिए ना, रोटेशन करने से आप फील ले लो कि क्या हो रहा है, X चला जा रहा है Y के पास, ऐसा अगर मैं कर दूं तो उल्टा हो गया, X आ गया Y के पास, Y वाला चला गया Z के पास, Z वाला चला गया किसके पास, X के पास, ठीक है। और इस सिचुएशन में, एक सेकेंड, इस सिचुएशन में अगर आप ओवरलैप कराने का ट्राई करो तो कर रहा है कि नहीं कर, नहीं कर, मतलब ये कोई भी वे में ओवरलैप कर रहा है कि एक पर्टिकुलर वे है उसी में ओवरलैप कर, एक पर्टिकुलर वे है उसी में ओवरलैप कर। तब थोड़ा सा ना ध्यान से वापस से मैं पीछे से आता हूं, कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन बताओ, कब बोलोगे। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। फिर से रिपीट करो, सेम शेप एंड सेम साइज। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन वन ट्राइंगल विथ विल ओवरलैप विथ द अदर। एंड जब ये लोग ओवरलैप कर रहा होगा तो P किसी ना किसी एक एंगल से ओवरलैप करेगा, Q किसी एक एंगल से ओवरलैप करेगा और R किसी एक एंगल से ओवरलैप करेगा। पर ऐसा नहीं कि P किसी के साथ भी ओवरलैप कर जाएगा, यूनिकली किसी एक के साथ ही कर रहा होगा, Q भी किसी एक के साथ ही कर रहा होगा और R भी किसी एक के साथ ही कर रहा होगा। जो जिसके साथ कर रहा होता है ना ओवरलैप, उसको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बताओ, करेस्पॉन्डिंग एंगल। P किसके साथ ओवरलैप करेगा बताओ, X के साथ। Q किसके साथ करेगा बताओ, Y के साथ। R किसके साथ करेगा बताओ, Z के साथ। तो P का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, X। Q का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, Y। R का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, Z। अब मैं बोलना चाहता हूं कि दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि शेप और साइज सेम होना चाहिए। शेप और साइज अगर सेम हुआ तो एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से क्या करेगा, ओवरलैप। ओवरलैप करने के चक्कर में P will coincide with corresponding X, Q will coincide with corresponding Y and R will coincide with corresponding Z। और इसके चक्कर में ऑरेंज वाले ट्राइंगल का या पहले वाले ट्राइंगल का 6 कंपोनेंट, 3 एंगल 3 साइड, दूसरे ट्राइंगल के 6 करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के साथ में इक्वल हो जाएगा। एंगल P किससे इक्वल हो रहा है, एंगल X। एंगल Q किससे इक्वल हो रहा है, एंगल Y। एंगल Z किससे इक्वल हो रहा है, एंगल R। फिर PQ किससे इक्वल हो रहा है, XY। फिर QR किससे इक्वल हो रहा है, YZ। और PR या RP किससे इक्वल हो रहा है, ZX। आ रहा है बात समझ। तो दो ट्राइंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बेसिक डेफिनेशन फिर से बताओ, शेप एंड साइज मस्ट बी सेम। इफ द शेप एंड साइज इज सेम दे विल ओवरलैप ऑन वन अनदर एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर वे। ऐसा नहीं कि कैसे भी घुमा फिरा के किसी को भी किसी पे चिपका दोगे आप, एक पर्टिकुलर वे में दे विल ओवरलैप विद ईच अदर। जिस वे में दे विल ओवरलैप विद ईच अदर उसमें क्या है कि फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड जनरेट होगा और वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के साथ में क्या होगा, इक्वल। ठीक है, मोटा मोटा बात यह है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहले ट्राइंगल का 3 एंगल 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल 3 साइड के साथ में इक्वल होगा, लेकिन कोई भी एंगल किसी भी एंगल से इक्वल नहीं होगा। ओवरलैपिंग जिस हिसाब से हो रहा है कि कौन किसके साथ जाके कोइंसाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। और करेस्पॉन्डिंग का मतलब यही है कि एक ट्राइंगल को उठा के दूसरे ट्राइंगल पे जब आप ओवरलैप कराएंगे, जब कोइंसाइड कराएंगे, तो जो वर्टेक्स जिसके साथ कोइंसाइड कर रहा होगा ना वो उसका करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो और उसी के अकॉर्डिंगली इसका 3 एंगल 3 साइड इसके 3 एंगल 3 साइड के साथ में क्या होगा, इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर से बताओ एक बार फटाफट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब
सेम शेप सेम साइज, साइज और शेप सेम हुआ तो ओवरलैप करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? करा पाओगे। कराने से क्या होगा? पहले ट्राइंगल का 3 साइड 3 एंगल, दूसरे ट्राइंगल के 3 करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में क्या हो जाएगा? इक्वल। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा? बार बार क्या हम ऐसे फोटो उठा उठा के एक दूसरे पे प्लेस कर करके देखते रहेंगे क्या? नहीं, आपको पता चलेगा कि कौन किसके साथ करस्पॉन्डिंग है इस नाम से। अगर यहां लिखा हुआ है कि पी क्यू आर और यहां लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, दैट मीन्स कि जब आप इस ट्राइंगल को उठा के उस ट्राइंगल पे प्लेस करेंगे तो पी वाला वर्टेक्स एक्स वाले वर्टेक्स से ओवरलैप करेगा, क्यू वाला वर्टेक्स वाई वाले के साथ में ओवरलैप करेगा और आर वाला वर्टेक्स जेड के साथ में ओवरलैप करेगा। तो अगली बार से हम कभी भी ऐसा फोटो वोटो कुछ बनाएंगे नहीं। हमको अगर कोई कहे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल लेट्स से पी क्यू आर, तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? मेरे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ए पी के साथ जा रहा होगा, बी क्यू के साथ जा रहा होगा और सी किसके साथ जा रहा होगा? आर के साथ। और इसके चक्कर में मैं 6 रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर सकता हूं यहां पर। बताओ क्या क्या? एंगल ए विल बी इक्वल विथ, आप लोग थोड़ा और जोड़ बढ़ाओ, बोलो एंगल बी इक्वल विथ एंगल सी इक्वल विथ, आया ना समझ? फिर साइड्स की अगर बात करें तो ए बी इक्वल्स विथ पी क्यू, बी सी इक्वल्स विथ क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स विथ पी आर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी ऐसे लिखा हुआ है दैट मींस कि ए इज ओवरलैपिंग विथ पी, बी इज ओवरलैपिंग विथ क्यू, सी इज ओवरलैपिंग विथ आर, बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग, बिकॉज ऑफ दैट कोइंसाइडिंग, 3 एंगल इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के 3 एंगल के साथ और इस ट्राइंगल का 3 साइड इस ट्राइंगल के 3 साइड के साथ में क्या होगा? इक्वल। और इक्वल कौन होगा किसके साथ, वो हम ऐसे डिसाइड करें। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सोच के थोड़ा सा बताना कि ये डिक्लेरेशन और एबीसी कॉन्ग्रुएंट विथ लेट्स से कि मैं ऑर्डर चेंज कर दूं क्यू आर पी, ये डिक्लेरेशन आर दे सेम और डिफरेंट? बोलो जोर से बोलो, श्योर हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इसमें ए इज कोइंसाइडिंग विथ, बोलो जोर से बोलो, पी, बी इज कोइंसाइडिंग विथ एंड सी इज कोइंसाइडिंग विथ आर, एंड उसके वजह से एंगल ए विल बी इक्वल विथ एंगल पी, एंगल बी शैल बी इक्वल विथ एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल विथ एंगल आर। यहां आप देख सकते हो। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं कॉन्ग्रुएंसी ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, दैट मींस कि अब पिछले बार ए पी से ओवरलैप कर रहा था, इस बार ए किससे ओवरलैप कर रहा होगा? तो सेम रिजल्ट निकलेगा कि अलग निकलेगा? अलग निकलेगा। और ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लिखने का मतलब हुआ कि ए पी से ओवरलैप करना चाहिए, बी क्यू से ओवरलैप करना चाहिए और सी किससे ओवरलैप करना चाहिए? आर से। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? इस ओवरलैपिंग के चक्कर में जो मैंने आपको यहां फील करवाया इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले पेज, ठीक है ना, इस ओवरलैपिंग के चक्कर में हमेशा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में पहले ट्रायंगल का 3 एंगल 3 साइड, दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल 3 साइड के साथ में क्या होगा? इक्वल। कोई भी एंगल किसी के भी साथ इक्वल नहीं होगा। जैसा कॉन्ग्रुएंसी लिखा है उसके हिसाब से आपको सोचना होगा कि ओवरलैपिंग कैसे हो रहा होगा और उसके अकॉर्डिंगली आप ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे। और ये जो रिजल्ट्स अपन ने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इन रिजल्ट्स को ही इन कॉमन बोला जाता है, एक शब्द है सीपीसीटी। क्या वर्ड है बताओ? सीपीसीटी। फिर से बोलो, सीपीसीटी फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बोलो क्या बोलोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि पता है कि ट्राइंगल्स यदि कॉन्ग्रुएंट तो ओवरलैप तो करेगा ही करेगा, और ओवरलैप करेगा ही करेगा तो इसका 3 एंगल इसके 3 एंगल से इक्वल हो जाएगा, इसका 3 साइड इसके 3 साइड से इक्वल हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? ओवरलैपिंग के वजह से हो रहा है। इसीलिए इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर मेरे ख्याल में? इस पेज को पढ़ के देखो। If triangle PQR is congruent with triangle XYZ, then angle P will be equal with angle X, Q shall be equal with angle Y, and R shall be equal with angle Z. इसके साथ साथ PQ shall be equal with XY, QR shall be equal with YZ, and PR shall be equal with XZ. और ये जो हम इक्वालिटी डिक्लेयर कर रहे हैं 3 एंगल और 3 साइड के बीच में, ये किसके वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ CPCT, जिसका फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक बार पढ़ के देखो। If two triangles are congruent, then their corresponding sides and corresponding angles are equal. I hope समझ में आ रहा है आपको? And why they are equal? Because of CPCT. ये ऐसे भी बोल सकते हो कि since they will overlap on one another, therefore it is quite obvious कि इसका तीनों एंगल तीनों साइड, उसके तीनों एंगल तीनों साइड के साथ में क्या होना पड़ेगा? एक। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है पूरा? पक्का 100%? ऑल राइट, लिखो। जितना ये समझाया है उसी को थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं।
पहले लिखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसमें लिखना टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, two figures are said to be congruent if they have same shape and same size, same shape and same size, full stop। फिर लिखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ना आप यहां से बिगिन करके यहां तक सब कुछ लिख लो फटाफट। हो गया होगा यहां तक। इसके आगे देखो, इसमें भी फोटो वोटो बनाने का जरूरत नहीं है, मैं इसका थोड़ा अलग टाइप से लिखा रहा हूं आपको। आप लिखो, देखो हेडिंग लिखो पहले आप, मीनिंग ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, मीनिंग ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसके नीचे लिखो इट मीन्स P, it means capital P will overlap with X, capital P will overlap with X, comma, Q will overlap with Y, and R will overlap with Z. P will overlap with X, Q will overlap with Y, and R will overlap with Z. चलेगा मेरे ख्याल में। नीचे लिखूं hence यहां से लिख लो एंगल P इक्वल्स टू एंगल X, hence एंगल P इक्वल्स टू एंगल X, कॉमा एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Y, and angle R equals to angle Z, and angle R is equals to angle Z. Also PQ is equals to XY, comma QR is equals to YZ, comma PR is equals to XZ, PR is equals to XZ। इसके नीचे एक लाइन लिखूं, दिस इज कॉल्ड CPCT, this is called CPCT, full form corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।